एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ है आनंद जी। आज बात बंगाल की। बंगाल में एक आईएएस अफसर की पत्नी के साथ बंदूक की नोक पर पिछले साल ही रेप हुआ। उस मामले की लिपापोती की गई और अब कहा जा रहा है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाली घटना के बराबर है। कुल मिलाकर जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है, उस प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वह हम सभी के देखने की बात है। दर्शकों श्रोताओं, आपको मेरे चेहरे और आवाज से पता चल रहा होगा कि थोड़ी आवाज में मेरी समस्या है, गला बैठा हुआ है, इसलिए मैं आज श्रोता की भूमिका में हूँ। इंटरजेक्टर बहुत कम बनूंगा। आज आनंद भाई ज्यादा बोलेंगे। आनंद भाई मजे भी ले रहे हैं कि लगातार बोलने वाला बहुत एंकरिंग करता था, आज कैसा फंसा है। हम्म तो आनंद भाई, हम लोगों ने बातचीत तो हंसते हुए शुरू की है, लेकिन ये कितनी दुखद बात है, कितनी घटिया और विभत्स बात है, और इसको देख के मुझे बिहार की भी याद आती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बंगाल से चल के बिहार के जंगल राज तक की यात्रा पूरी करें। प्लीज ओवर टू आनंद भाई। देखिए, अभी बंगाल में जो घटना हुई है या घटना जो सामने आ रही है उसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो आपको उस घटना के साथ ही याद आएगा वो याद आएगा कि कुछ दिन पहले हम लोग बिहार के जंगल राज की जब बात कर रहे थे तो एक चंपा विश्वास नाम के कांड की बात की थी, और उसमें भी जो पीड़िता थी वो फिर से आपको विश्वास नाम से पता चल गया होगा कि वो किस क्षेत्र विशेष से आती थी। इसके अलावा कुछ और घटनाएं अभी हाल में बंगाल में देखने को मिली हैं। बंगाल में एक और घटना जो देखने को मिली है वो ये है कि कुछ तथाकथित क्षेत्रवादियों ने बिहार से बंगाल में परीक्षा देने गए, वहां पढ़ाई कर रहे, तैयारी करने के लिए गए और परीक्षाएं दे रहे लोगों को पकड़ करके, बिहारियों को पकड़ के पीट दिया। बिहारियों का पीटा जाना आपको तो पता ही है कि कोई नई बात तो है नहीं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात तब होती है जब बिहारियों को पीट दिए जाने पर अगर कोई बिहारी हम लोगों जैसा यूट्यूब पर उसके बारे में कोई दो चार शब्द कह दे और कहीं वो किसी ऐसी जाति विशेष से आता हो जिसको भूरा बाल साफ करो के तहत राजद जो है वो साफ करना चाहती है, तब इस बात का असर होता है। इसका हम लोग एक उदाहरण देख चुके हैं कि एक तमिलनाडु में जब बिहारियों की पिटाई हुई थी या कथित रूप से पिटाई हुई थी, उस समय जिसने मनीष कश्यप नाम था उनका, उन्होंने जब इस पर विरोध अपना जताया तो लालू यादव के करीबी माने जाने वाले एक अफसर ने उसके ऊपर जो है सीधे सीधे एनएसए वगैरह लगा दिया था, और 1 साल तक जेल में रहने के बाद बड़ी मुश्किल से वो बाहर आए। और वो बताते भी थे कि जेल में उनके साथ किस किस किस्म का पुलिसिया दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जब बीच बीच में कैमरा उनके ऊपर चला जाता था तो कोर्ट वगैरह में पेशी के दौरान। तो ये सब घटनाएं हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए बिहारियों का किसी राज्य में पीट दिया जाना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बंगाल में अक्सर ये होता रहा है, कई बार हुआ है। अगर हम लोग उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, मतलब एक साथ कई लोगों को जिसमें मार दिया गया था, तो जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था उसमें बिहारी मजदूरों को ही चाय बागान में गोली मार दी गई थी। उल्फा वगैरह के जो उग्रवादी होते हैं उन्होंने जो नरसंहार किया था उसमें सबसे ज्यादा जो जाने गई थी, जिसमें वो सबसे बड़ी घटना जो थी उसमें बिहारियों को ही गोली मारी गई थी। मुंबई में ये होता रहता था, राज ठाकरे और उसका जो गिरोह है वो ऐसा करता रहता है। राजस्थान में ये होता रहता है। इसीलिए बिहारियों को जो वहां पीट दिया गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात या कोई बहुत बुरी बात नहीं थी। आपकी बातों से दो मुद्दे सामने आ रहे हैं और उन दोनों पर बात करेंगे, लेकिन पहला मुद्दा पहले। जी, आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ रेप होता है, 1 साल पहले होता है। उस मामले को कमजोर किया जाता है, कमजोर धाराएं लगाई जाती हैं। पिछले साल जुलाई में यह मामला हुआ था और अब कोर्ट कह रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है और कोर्ट ने बहुत सारे गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इस मामले को आप अलग से डील करेंगे और चंपा विश्वास मामले को, और उसके बाद हम आपके साथ बातचीत के उत्तरार्ध में बिहारियों की पिटाई और बाकी, हालांकि दोनों में कनेक्शन होगा तभी आप इस बात को ला रहे हैं। शायद लालू ने फोन वोन किया है। हाँ। तो जो ये घटना हुई है तो इसमें आपको याद होगा कि लालू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने फोन किया और उसके बाद जो है वो कार्रवाई जो है वहां पे ममता बनर्जी की सरकार ने की।
लेकिन यहां पर हम लोगों को याद रखना चाहिए कि बंगालियों के साथ बिहार में जो हुआ उस पर किसी ने लालू यादव को फोन नहीं किया और ये घटना लगातार जारी रहती रही। तो जैसा बलात्कार कांड हम लोग अभी देख रहे हैं एक आईएएस अफसर की पत्नी के साथ बंगाल में, बिल्कुल वैसा ही चंपा विश्वास के साथ हुआ था। और चंपा विश्वास जो थी वो इकलौती घटना नहीं थी, ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं। एक जैसे इसमें से बहुत प्रसिद्ध सा जो या बहुत कुख्यात सा कहिए, जो बहुत कुख्यात सा एक मामला हुआ था, मामला सामने आया था, वो मुजफ्फरपुर का मामला था। अब आप अगर पुलिस का जो नॉर्मल रवैया होता है वो देखेंगे तो अगर लड़की के लापता हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आप थाने में पहुंचे तो कई बार पुलिसकर्मी जो है वो जो माता पिता या अभिभावक रिपोर्ट करवाने आए हैं उनसे ये भी कह देते हैं अरे भाग गई होगी किसी के साथ, कुछ दिन में अपने आप फोन कर देगी। तो ये बड़ा ही कॉमन है। अब ये जो कॉमन वाला मामला था ये मुजफ्फरपुर के 2012 के नवारुण कांड में नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि ये जो बच्ची थी ना ये बहुत छोटी थी, ये मुश्किल से 7वीं कक्षा में भी थी और इसकी गायब हो जाने पे, बिल्कुल ही लापता हो जाने पर, जिसका कहीं कोई सुराग न मिल पाए, वैसे टाइप से लापता हो जाने पर कहीं कुछ भी नहीं हुआ। काफी ज्यादा समय के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, आखिरकार फाइल बंद हो गई। नहीं किया जा सकता इस मामले में कुछ भी इतने साल बाद, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता इतने साल बाद, ये कहा जाने लगा और ये लड़की जो है वो पूरी तरह लापता हो गई। अब ये घटनाएं जो आप देखेंगे लड़कियों के लापता हो जाने की, तो ये बिहार और बंगाल दोनों में कॉमन है। लड़कियां इतनी बड़ी संख्या में लापता कैसे हो जाती हैं? अगर 18 वर्ष से कम की बच्चियां हैं और लापता हो गई, मतलब बिल्कुल छोटी बच्ची है और घर का पता नहीं बता पा रही है और वैसे में लापता हो जाती है, तो एक बार बात समझ में आती है। लेकिन बड़ी हो चुकी लड़की पूरी तरह लापता कैसे हो जाएगी? बिल्कुल ही ना मिले, बरसों बरसों तक ना मिले, घर लौटे ही ना। कभी तो गुस्सा ठंडा होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी तो गुस्सा ठंडा होगा। तो 47% मामले जो है वो अपहरण और ऐसे मामलों में तब्दील होते हैं। बाकी जो मामले होते हैं ऐसे लड़कियों के लापता होने के, वो लापता होने के मामले ही रह जाते हैं। साल में कम से कम 20,000 लड़कियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल लापता हो जाती हैं। और इसमें लड़कियां अगर हम कह रहे हैं तो आप 18 से कम उम्र की मत समझिए, 18 से अधिक आयु की 20,000 से अधिक महिलाएं सिर्फ बंगाल से लापता हो जाती हैं। करीब करीब यही आंकड़ा जो है आपको बिहार में भी देखने को मिल जाएगा। लड़कियां लापता हो जाती हैं, बिल्कुल गायब, कहीं कोई पता नहीं चलता कि कहाँ ये गायब हो गई। अब इतनी बड़ी संख्या में जब ये लड़कियां और महिलाएं गायब हो जाती हैं तो कई चीजों का शक जाता है। जैसे जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी वाला जो मामला होता है उसमें कहा जाता है कि लड़कियों को अक्सर सिगरेट, गुटखे, शराब, इन सब चीजों की आदत नहीं होती, तो उनकी लीवर, किडनी वगैरह जो है वो बड़ी ही तंदुरुस्त पोजीशन में होती है। शराब से या तंबाकू वगैरह से या किसी किस्म के नशे से खराब नहीं हुई होती। इसीलिए अंगों का जो व्यापार होता है, मानव अंगों का जो व्यापार होता है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है और फिर मार के फेंक दिया गया। किडनी वगैरह और जो भी अंग उनके एक्सट्रैक्ट करके और बेचे जा सकते थे उनको बेच दिया गया, ये कर दिया गया और इसलिए ये लड़कियां कभी नहीं मिली, बिल्कुल लापता हो गई। तो ये जो बिहार और बंगाल दोनों जगहों पर समस्या है और मेडिकल टूरिज्म जो बिहार और बंगाल में बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे कहीं ये कारण तो नहीं, ये बातें तभी जवान में लोग करने लगे हैं और धीरे धीरे करके इस तरह के बहुत सारे मामले प्रकाश में भी आने लगे हैं। कई ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं जिसमें एक समुदाय विशेष का डॉक्टर था और वो जो सारे मरीज उसके पास आते थे उनको जो इंजेक्शन दे रहा होता था वो नपुंसक हो जाने का इंजेक्शन दे रहा होता था। तो एक समुदाय विशेष का डॉक्टर है और दूसरे समुदाय विशेष को वो नपुंसक हो जाने का इंजेक्शन दे रहा है। ऐसे मामले भी प्रकाश में आ चुके हैं। अंगों की तस्करी और व्यापार का जो मामला है वो कोई नया नहीं है, कभी कभी डॉक्टरों पर ये इल्जाम लगते रहते हैं। हालांकि अब देखिए पॉलिटिकली करेक्ट मामला जो होता है, क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, उसका हिसाब किताब अगर हम लोग देखेंगे तो पॉलिटिकली करेक्ट हिसाब किताब ये होता है कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाए और वो कोई ऐसा गलत काम कर भी सकता है, इसके बारे में कुछ ना कहा जाए। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये मामला जो है प्रकाश में आने लगा है। मर्दानी जैसी फिल्मों के बाद, या फिर कहिए कि एक जो लाल रंग नाम की फिल्म आई थी जिसमें खून का जो व्यापार होता है, जो आप ब्लड डोनेशन के नाम पे डोनेट करते हैं उसके बाद उसका क्या होता है, उसके आधार पर बनी हुई फिल्म थी
रणदीप हुड्डा जैसे अच्छे कलाकार थे, तो कई लोगों ने शायद देखी होगी। तो अब धीरे धीरे करके ये बातें खुलकर सामने आने लगी हैं और हम लोगों को और ज्यादा सख्त कानूनों और वगैरह की जरूरत है, ये समझ में आने लगा है। और बंगाल में चूंकि ये ज्यादा होता है, डॉक्टर और इलाज के नाम पर पड़ोसी एक देश से लोग काफी ज्यादा आते हैं और उनको ममता सरकार काफी ज्यादा प्रश्रय भी दे रही होती है। तो कहीं ये मामला तो नहीं, कहीं अंग व्यापार का मामला तो नहीं। और हॉस्पिटल जो शामिल नजर आ रहे हैं, आखिर अगर इतनी जघन्य हत्या, आरजी कार वाला जो आप मामला देखते हैं, उसमें अगर इतनी जघन्य हत्या होती है कि एक पेल्विक बोन जिसे तोड़ा हुआ बताया जाता है, तो ये बोन बहुत आसानी से टूट जाने वाली कोई हड्डी नहीं है। बिल्कुल शव के साथ जब आप दुर्व्यवहार कर रहे हो तब ये हड्डी टूट सकती है। और अगर जीवित अवस्था में इसे तोड़ दिया गया है तो लड़की जो है वो अच्छी तरह से उसे हाथ पांव बांध के और काफी एक्सपर्ट लोगों ने तोड़ा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो इन सारे वजहों से ऐसा लग रहा है कि इस अस्पताल में कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा था जो उस लड़की ने देख लिया था। और अब जो है वो मामला जैसे जैसे प्रकाश में आता जा रहा है और बार बार ये मामला प्रकाश में आता आपको जा यहाँ रहा है। रोक रहा हूँ, आपको यहाँ रोक रहा हूँ, क्योंकि आनंद भाई, आप जैसे अध्येताओं और शोधकर्ताओं के साथ समस्या ये है कि जब आपसे एक समस्या पर बात करो तो आप लगातार भटकते हैं। लेकिन मैं आपको खींच खींच के लाता रहूंगा। ये हमने बात की बंगाल की, मुझे अभी तक 3 समस्याएं समझ में आई हैं। एग्जैक्ट जो पॉवर्टी है, मतलब भीषण जो गरीबी है, उसमें बंगाल और बिहार दोनों एक दूसरे से होड़ लगाए हुए हैं। अंग व्यापार, भयावह अपराध, ये सारा कुछ है। लेकिन मैं फिर से आपको वहीं ले आ रहा हूं। बिहार में तो खास तौर से यूपीएससी या आईएएस परीक्षा के पीछे जो पागलपन है, जो क्रेज है, वो तो हमारी पीढ़ी में तो एक कहावत ही हो गई कि बिहारी बच्चा सीखता है कि ABCDEFGHIAS, मतलब आई के बाद उसको JKLM नहीं सिखाया जाता है। बंगाल में भी, और मुझे लगता है कि कोई भी अर्ध सामंती समाज है वहां यहाँ भी है। लेकिन ऐसी जगहों पर एक आईएएस की पत्नी के साथ ये हो रहा है, हालांकि ये तुलना भी बेमानी है, क्योंकि पत्नी किसी की भी हो, महिला कोई भी हो, भाई न्याय तो उसे मिलना ही चाहिए। और अगर बलात्कार जैसा जघन्य कर्म हुआ है तो उसके दोषी को हर एक तरह से पॉसिबल जितनी भयावह सजा हो वो मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा जो अर्ध शिक्षित अर्ध सामंती समाज है बिहार का, बंगाल का, उसमें एक आईएएस की पत्नी पर कोई हाथ डाल दे रहा है। इस चीज को आप समझ रहे हैं? मतलब ये टोटल, वो जो एक फिल्म थी जिसमें कह रहा है भारी बलंडर हो गया, तो इस तरह का मतलब टोटल कोलैप्स नहीं देखते हैं आप? टोटल कोलैप्स ऑफ रेजिम इन ममता बनर्जी। टोटल कोलैप्स ऑफ रेजिम जो आप कह रहे हैं, ये टोटल कोलैप्स जो है हम उसी की बात कर रहे हैं। टोटल कोलैप्स में देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है आपका जो प्रशासन था। वो प्रशासन इतना नपुंसक हो गया है कि भाई प्रशासनिक अधिकारी के पत्नी के साथ बलात्कार हो जाता है और वो उसे दबाने में जुट जाता है। इसके बाद बारी आती है पुलिस की, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। तो वो जो प्रक्रिया है वो भी आपको बिहार और बंगाल में बिल्कुल सेम जैसी दिखेगी। काफी समय तक जैसे चंपा विश्वास कांड में 2 साल तक ऐसा होता रहा और किसी ने रिपोर्ट लिखने की जहमत नहीं उठाई, सबने मामला दबा दो, मामला दबा दो, यही कहा। सेम चीज वहां पर भी हो रही है। साल भर से मामला दबा दो, मामला दबा दो चलता रहा और अब जाकर के ये मामला जो है ये प्रकाश में आया है। तीसरे नंबर पे आता है अस्पताल। अस्पताल ही आपके बलात्कार की रिपोर्ट देता है। बलात्कार के मामले में और बाकी मामलों में आप अंतर समझिए। अपराध की जब हम लोग बात करते हैं तो बाकी अपराध में सबूत पीछे छूट जाते हैं। अगर मैं आपके घर में चोरी करके भाग जाऊं तो आप घर पे अपना दिखा सकते हैं लोगों को कि ये देखो अलमारी का ताला टूटा हुआ है, ये मेरे घर का ताला टूटा हुआ है, ये सामान इधर उधर फेंका हुआ है। इसकी फोटोग्राफिक एविडेंस, बाकी एविडेंस, सबूत, प्रमाण जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं कि ये तोड़ फोड़ करके या ये गलत तरीके से इस तरह से इस अलमारी में से पैसे निकाल लिए गए या पलंग के अंदर कहीं तकिए में छुपा कर रखे गए थे, वहां से पैसे निकाल लिए गए फाड़ कर। तो उसके सबूत जो है पीछे छूट जाते हैं। हत्या होती है, शव पीछे होता है, आप शव दिखा के बता सकते हैं कि हत्या हुई है। बलात्कार के मामले में ऐसा नहीं है। बलात्कार के मामले में कोई भी सबूत जो होता है वो पीछे नहीं छूटता। आप 6 महीने बाद कोई सबूत नहीं दिखा सकते। और जो आप ये कह रहे होते हैं कि मेडिकल टेस्ट और ये सारा कुछ, तो मेडिकल टेस्ट का भी अभी जो स्थिति है
अदालत की, उसको समझिए। तो अदालतों में आप कह सकते हैं कि आपके बदन पे खरोंच के निशान थे, चोट के निशान थे, इसलिए बलात्कार हुआ। और अगर निशान नहीं थे तो ये साबित नहीं होता उस बात से कि बलात्कार नहीं हुआ। हो सकता है कि बंदूक की नोक पर किया गया हो और इसलिए लड़की ने डर के मारे रेजिस्ट नहीं किया, इसलिए उसके बदन पे खरोंच के निशान या जबरदस्ती किए जाने के निशान नहीं थे। तो ये सबूत अदालत में कोई सबूत है ही नहीं कि बदन पर खरोंच के निशान थे। ऐसे ही अगर वो लड़की जो है वो नहा लेती है तो नहाने के बाद जो है अधिकांश जो डीएनए वाले सबूत थे वो मिट गए, तो डीएनए वाले सबूत भी नहीं बचे। तो 1 साल बाद अगर आप सबूत मांगने आ रहे हैं तो उस लड़की के बदन पर कोई सबूत नहीं बचा है, कोई प्रमाण नहीं बचा है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि फिंगर टेस्ट जो एक होता था, तो अदालतें उसे कई साल पहले मना कर चुकी हैं कि ये 2 फिंगर टेस्ट जो आप कर रहे होते हैं, डॉक्टर लोग कर रहे होते हैं बलात्कार साबित करने के लिए, ये टेस्ट ही बंद हो जाना चाहिए। तो वो टेस्ट भी अब नहीं रहा कि वो टेस्ट किया जाएगा और उसके आधार पर डॉक्टर अपनी राय देंगे। राय होती है, ध्यान रहे, राय होती है, ओपिनियन होता है कि बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ था। ओपिनियन जो है वो एक डॉक्टर का और दूसरे डॉक्टर का, दोनों डॉक्टरों का अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो सबूत है, ये सबूत भी नहीं बचा। तो आप जब बलात्कार जैसे मामले की बात कर रहे हैं और उसमें जो तीसरा पक्ष इन्वॉल्व है, मतलब एक तो पीड़ित पक्ष जो कि आपका आईएएस अफसर और प्रशासनिक अधिकारी हो गए, दूसरा पुलिस का पक्ष, उसकी हालत क्या है वो भी आप जानते हैं, तीसरा पक्ष जो डॉक्टरों वाला पक्ष था। तो डॉक्टर जब वहां पे आरजी कार अस्पताल जैसे थे तो वहां पर क्या नतीजा निकलेगा, क्या प्रमाण दिए जाएंगे या क्या मेडिकल रिपोर्ट आएगी, इसका अंदाजा लगाइए। और इस चीज के साथ हम मुजफ्फरपुर का सामने बार बार इसलिए कर रहे थे क्योंकि मुजफ्फरपुर की याद दिलाते ही जो बिहार के लोग हैं उन लोगों को याद आ जाएगा। मुजफ्फरपुर अगर आप सड़क के रास्ते से जाएंगे तो सड़क के रास्ते से जाने पर मुजफ्फरपुर में घुसने से ठीक पहले एक बहुत बड़ा सा अस्पताल आता है। ये बड़ा सा अस्पताल जो है ये कथित रूप से आंखों का अस्पताल था और यहाँ पर 50 से अधिक लोग एक दिन में अंधे हो गए थे, एक दिन में। और ये बहुत बड़ी खबर थी। और ये बिहार में जो डॉक्टरों की स्थिति है, जो मेडिकल की स्थिति है, उसकी ओर इशारा करता है। और यहाँ पर भी डॉक्टरों की स्थिति मोर और लेस वही है जो बंगाल में आपको दिख रही है। बंगाल में भी इस घटना के जो मेडिकल सबूत थे उनको दबाने का जो प्रयास किया गया, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों की मिलीभगत होगी। तो टोटल कोलैप्स ऑफ द सिस्टम जिसको आप कहते हैं कि 3 पक्ष तो मैंने आपको दिखा दिए। 3 पक्ष थे भैया कि प्रशासनिक अधिकारियों की यह हालत है, जो दूसरा पक्ष था उसमें था कि भैया पुलिस अधिकारियों की यह हालत है, तीसरा पक्ष था कि भाई जो डॉक्टर हैं उनकी यह हालत है, चौथे पक्ष पे आते हैं। चौथे पक्ष को कहते हैं न्यायपालिका, और पांचवा पक्ष जो एक होता है उसको भी जोड़ लेते हैं। पांचवा पक्ष होता है आपकी पत्रकारिता। तो पांचवा पक्ष जो पत्रकारिता होता है उस पर हम लोग पहले आते हैं। तो पांचवा पक्ष जो था उसकी बिहार में हालत क्या थी, जो जंगल राज का दौर था उसमें बिहार में हालत ये थी कि बॉबी हत्याकांड जब होता है और शव को दोबारा से जो दफनाया गया था, ईसाई थी तो दफनाया गया था, तो दफना के बाहर निकालने की बात सीधे सीधे कह देने की हिम्मत कोई अखबार नहीं जुटा पाया था। आज नाम के दैनिक में जो खबर छपी थी उस खबर में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि किसी के साथ बलात्कार हुआ है। उसमें ये लिखा गया था कि एक कबूतरी थी जिस पर कुछ गिद्धों की नजर पड़ गई और गिद्धों ने उसे नोच खाया, और कबूतरी जो है वो आजकल नहीं नजर आती, कबूतरी पता नहीं कहाँ उड़ गई, ये लिखा गया था। तो ये पत्रकारिता की स्थिति थी बिहार में जंगल राज के दौर में, और बिल्कुल वही स्थिति आपको बंगाल में दिखेगी। आप दिखा दीजिए टेलीग्राफ में कुछ लिखा हुआ, आप दिखा दीजिए आनंद बाजार पत्रिका में कुछ लिखा हुआ, कितने लेख आए इस मुद्दे पर, आरजी कार पे कितने लेख आए, और आपके आरजी कार के बाद जो ये नया वाला बलात्कार कांड नजर आ रहा है इस पर कितने लेख आए, और बिहार के जो बाहर से स्टूडेंट्स जाते हैं बिहार के या कहीं से भी, उनके ऊपर जो हो रहा है उसके ऊपर कितने लेख आए, या ये गलत किया जा रहा है या गलत कर रहे हो। भारत में कहीं भी किसी को भी जाकर के बसने का संवैधानिक अधिकार है। वो संवैधानिक अधिकार जो है वो बाकी टाइम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको याद आती है, और ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि आप कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं। ये जो नागरिक का अधिकार है, इस नागरिक के अधिकार की बात आने पर जो है वो पत्रकार महोदय जो है वो भूल गए सारे संविधान को। ये विचित्र सी स्थिति जो है, ये पांचवा जो बिंदु होता है पत्रकारिता का, जो दशा बिहार में थी वही दशा आपको वहां बंगाल में दिख रही है। तो टोटल कोलैप्स ऑफ द सिस्टम का जब हम लोग जिक्र करते हैं, जब टोटल कोलैप्स ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं, तो बिहार के जंगल राज से बहुत दूर आपका बंगाल नहीं है। अब आते हैं आखिरी वाले पे, यानी कि न्याय व्यवस्था पर।
न्याय व्यवस्था पर अगर आप बात करेंगे तो एक बार कोर्ट में बैठ जाइए जाकर के, जहां पर बलात्कार का कोई मामला चल रहा हो। उस बलात्कार के मामले में बहस कैसी चल रही होती है, वो अगर एक सामान्य इंसान देख ले, सामान्य कोई भी नागरिक देख ले जिसकी भावनाएं थोड़ी भी जीवित है, जिसके खून में उबाल आता हो, तो वकील वहीं पिट जाएगा। और वो जो फिल्म का डायलॉग था ना, मैं तुम्हें यही मारूंगा, और जज ऑर्डर ऑर्डर करता रह जाएगा, वो वाली स्थिति हो जाएगी अगर आप बलात्कार के मामले में 10-20 सामान्य नागरिकों को बिठा दें। तो ये जो टोटल कोलैप्स ऑफ द सिस्टम है, वो वाली स्थिति जो बिहार के जंगल राज की थी, करीब करीब वही हम लोग बंगाल में अभी देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इसलिए ये जो साम्य था वो साम्य किया था। एक आखिरी सवाल, आज के आपके इस वीडियो का शीर्षक क्या होना चाहिए और कंक्लूडिंग रिमार्क्स? अंतर क्या है बिहार और बंगाल में, अंतर क्या है, यही आज की वीडियो का टाइटल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी दौर में बिहार और बंगाल एक ही राज्य हुआ करते थे। यहाँ तक कि बंगाल के जो पहले मुख्यमंत्री थे, जिनके नाम पर आज की तारीख में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, वो डॉक्टर्स डे जिस डॉक्टर साहब के नाम पे मनाया जाता है, वो बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे। और बंगाल के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो यहीं पटना के RMR कॉलेज से पढ़े थे, यहाँ बिहार के ही थे। तो बिहार का आदमी ही बंगाल का पहला, आजाद जब हो गया भारत, तो बंगाल का पहला मुख्यमंत्री जिसके नाम पे आप लोग लिखते हैं, तो वो राय साहब और कहीं के नहीं थे, वो राय साहब यहाँ बिहार के ही थे। तो इसलिए बिहार और बंगाल में साम्य बहुत है। तो आप एक बार ये पूछ लीजिए कि अंतर क्या है। हमारे तो अगर बिहार को अगर लोग जंगल राज के लिए कोसते हैं या दोष देते हैं, तो बिहार के जिस जंगल राज को कोसा जाता है जी, और लालू यादव को कोसा जाता है, तो ममता बनर्जी जो है वो उससे बहुत अलग कैसे है? उसके राज्य को क्या वो लड़की थी और इसलिए प्रधानमंत्री थी, स्त्री थी, इसलिए आप उसके राज्य को जंगल राज कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? जंगल राज तो भी है, जंगल राज की बात हो रही है तो उसकी भी बात करें। नहीं, वो तो आगे निकल चुके हैं। बहरहाल आनंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।